हाय एवरीवन, मैं खुशबू लेकर आई हूँ आपके लिए कहानियाँ, कुछ सुनी सुनाई और कुछ मेरी अपनी लिखी हुई। आज की कहानी या इंसिडेंट बोल सकते हैं इसे। ये तब हुआ था जब मैं कुछ साल पहले राजस्थान गई थी अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए। तो जब मैं वहाँ गई थी राजस्थान, वहाँ मुझे एक छोटी सी बच्ची, मुझे उसकी एज नहीं पता लेकिन उसकी हाइट शायद इतनी होगी, उसका नाम अलाना था, वो मुझे मिली वहाँ पर मेरे सिस्टर की वेडिंग में। तो जब उसने मुझे देखा तो वो बहुत ही कंफ्यूज थी, लाइक उसको समझ नहीं रहा था कि ऐसी लड़की भी मेरे जैसी लड़की भी एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि उस वक्त मेरे बाल एकदम ही छोटे, लाइक बॉब कट थे और मैं बहुत ही टॉम बॉयश टाइप ऑफ कपड़े पहनती थी। और जहाँ मैं गई थी राजस्थान में, उस छोटे से गांव में, वहाँ की लड़कियाँ एकदम ही डिफरेंट थी। वो पूरा टाइम अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, मेकअप करती थी और एकदम बन ठन के रहती थी पूरा टाइम। और मैं नॉर्मली अपना ट्राउज़र टी शर्ट पहन के इतने से बाल लेकर वहाँ जब गई तो वो एकदम अलाना शॉक हो गई थी कि करके ऐसी ये लड़की भी है। उसने जब फर्स्ट टाइम मुझे देखा तब उसने जाकर उसकी मॉम को पूछा कि अ, मुझे पॉइंट करते हुए कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, क्योंकि वो इतनी कंफ्यूज हो चुकी थी। शायद वो फर्स्ट टाइम उसके लाइफ में उसने किसी लड़की को इस हुलिये में देखा था, इसलिए शायद उसके दिमाग में वो क्वेश्चंस आए थे। पहले तो 2-3 दिन तक वो मुझसे एकदम, मुझे सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रही थी। मैं जब हम सर्कल में बैठते थे और एक दूसरे से बात करते थे तो मैं देखती थी कि करके वो पूरा टाइम मुझे ऑब्ज़र्व कर रही है, एकदम ऐसे कॉर्नर ऑफ द आई बोलते हैं ना, वहाँ से वो मुझे ऑब्ज़र्व करते रहती थी। फिर 2-3 दिन तक तो यही चलते रहा, वो मुझे ऑब्ज़र्व करती थी पूरा टाइम कि मैं क्या कर रही हूँ। जब सब लड़कियाँ इतना तैयार हो रही है कोई ना कोई फंक्शन या रिचुअल के लिए, तो मैं मेरा चुपचाप बैठ के कुछ भी जो मिल रहा है वो पहन के मैं बस चली जाती थी उस रिचुअल में। तो वो 2 दिन तक मुझे ऑब्ज़र्व करने के बाद थर्ड डे आकर मुझसे थोड़ी थोड़ी बात करने लगी कि कुछ भी, मतलब नॉर्मली कि मैं क्या पढ़ाई मैंने क्या की है, ये वो सब कुछ। और फिर थर्ड डे से लेकर 6th-7th डे तक हम दोनों का बहुत ही एकदम ऐसे टाइट रिलेशनशिप हो गया था। वो पूरा टाइम मेरे साथ कुछ ना कुछ खेलती थी, मेरे साथ वो इतनी ज़्यादा चैटर बॉक्स थी पूरा टाइम, मतलब कान में आकर कुछ ना कुछ बोलते रहती थी। तब उसने न्यूली रैप सीखा था तो वो आकर फुल ऐसे रैप जोन में एक रैपर की तरह मुझे रैप सुनाती थी। फिर मैं उसे काफ़ी अप्रिशिएट करती थी कि वाह वाह लाना, कितना अच्छा तुमने रैप सुनाया है। तो काफ़ी दिन तक ये पूरा काफ़ी दिन नहीं, 4-5, थर्ड डे से लेकर 6th-7th डे तक, क्योंकि 8th डे तो मैं वापस शायद आ गई थी महाराष्ट्र। तो ये पूरा जो सिलसिला था वो 3-4 दिन तक चलता रहा और हम दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी इन 3-4 दिनों में। फिर लास्ट डे जब मेरी बहन का शादी का लास्ट डे था और उसकी विदाई होने वाली थी, तब हम सब घर के बाहर ऐसे इकट्ठा होकर मेरी बहन को गुड बाय बोलने के लिए खड़े थे। और मेरी बहन जाकर सबसे एक एक करके मिल रही थी, गले लगाकर उन्हें। वो उसके टीयर्स रोक नहीं पा रही थी तो वो रो भी रही थी। सामने वाला भी जिससे वो गले लगा रही थी वो भी थोड़ा रो रहा था, या अगर आंटी वो थी तो वो रो रही थी। और फर्स्ट टाइम इन इस पूरे हफ्ते में मैंने अलाना को एकदम शांत और बिल्कुल भी, जो वो चैटर बॉक्स थी और जो जो उसके अंदर इतना लाइक 100 लेवल ऑफ एनर्जी थी, उस एनर्जी को एकदम ही लेवल 2 या 3 पर देखा। और वो एकदम ही शांत और थोड़ी कंफ्यूज होकर पूरा ये सीन देख रही थी कि मेरी बहन क्यों रो रही है और क्या, मतलब आई थिंक शी वॉज कॉन्टम्पलेटिंग वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड हर। फिर मैंने अलाना को देखा कि इतनी देर तक ये शांत कैसे बैठी है। मैं भी वंडर करने लगी कि क्या हो गया इसे। फिर पीछे ही एक आंटी खड़ी थी हम दोनों के पीछे। उसने अलाना को नच करते हुए बोला कि अलाना देख, तुझे भी एक ना एक दिन ऐसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा और तेरी भी विदाई होगी।
मैं एकदम ही ऑकवर्ड सिचुएशन में चली गई ये सुनने के बाद। मुझे समझा नहीं कि मैं नहीं चाहती थी कि इतनी कम एज में अलाना के ऊपर वो सेंटेंस यूज़ किया जाए, लेकिन वो गांव के लोग हैं तो हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। तो फिर अलाना ने ऐसे गुस्से से वो आंटी की तरफ देखा और बोला कि मैं नहीं जाने वाली हूँ। फिर वो आंटी वापस उसे 2-3 बार बोलने लग गई कि करके नहीं जाना ही पड़ेगा, हर औरत को जाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है, देख हम भी तो हमारे माँ बाप को छोड़कर आए हैं। और फिर अलाना ने एकदम गुस्से में आकर वो आंटी की तरफ देखते हुए बोला, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं मेरे माँ बाप को नहीं छोड़ूंगी। और तब मुझे एकदम ही लाइक बहुत ही ज़्यादा धक्का बैठा, क्योंकि एक इतनी सी छोटी सी लड़की के मुंह से अगर ये सुनने मिले कि करके वो मर जाएगी और वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो थोड़ा शॉकिंग है। मेरे लिए तो डेफिनेटली शॉकिंग है बहुत ज़्यादा। वो आंटी ने तो बस हंसकर टॉपिक चेंज कर लिया और वो आगे के रिचुअल्स में बिज़ी हो गई। लेकिन फिर मैंने अलाना को थोड़ा साइड में लेकर जाकर बोला, अलाना ऐसा मत सोचो कि करके तुम मर जाओगी या ऐसा कुछ। मुझे देखो, मैं भी शादीशुदा हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई की, अच्छा अभी मुझे जॉब है, मैं कमा रही हूँ। और एक बार जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और खुद का जो भी लिविंग है वो हम अर्न कर पाते हैं, तो हम खुद के डिसीजंस भी ले सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी बहुत अच्छा पढ़ोगी, तुम भी एक बहुत ही इंडिपेंडेंट वुमेन बनोगी और फिर तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो। तो तुम्हें इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें बड़े होकर तुम्हारी भी विदाई होगी या तुम्हें अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा या सोसाइटी तुम्हारे खिलाफ जाकर तुम्हारे डिसीजंस लेगी। तब अलाना थोड़ी रिलैक्स हुई और उसके चेहरे पर वापस स्माइल आई। उसे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया कि कुछ एक रास्ता है मेरे सामने अभी भी, जिसके ऊपर अगर मैं चलूँ तो मैं अपने डिसीजंस और मेरी लाइफ खुद बना सकती हूँ। और वही देखकर मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ कि अभी इसके दिमाग में एटलीस्ट ये तो नहीं रहेगा कि करके बड़े होकर मुझे मेरा डिसीजन मैं नहीं ले पाऊँगी। अभी इसका पूरा फोकस इस पर ही रहेगा कि मैं कैसे और पढ़ाई करूँ, कैसे अपना अर्निंग खुद एस्टैब्लिश करूँ। तो ये पूरा इंसिडेंट मैं नरेट करना चाहती थी। एक्चुअली अगर मैं आप सबसे दिल खोलकर बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरी शादी हुई तब मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मैं मेरे पेरेंट्स को छोड़ूँ और मेरे हस्बैंड के घर शिफ्ट हो जाऊँ। मेरे और मेरे हस्बैंड की कोर्ट मैरिज हुई थी, तो उस वक्त पर कोविड चल रहा था। और जब कोविड ख़त्म हुआ तो मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड सब ने मिलकर सजेस्ट किया कि अब हमें इंडियन रिचुअल्स के साथ शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जब मैंने पर्सनली सोचा तो मैं बिल्कुल भी अलाइन नहीं कर पा रही थी उस रिचुअल से जहाँ पर मेरी विदाई होगी, मेरा कन्यादान होगा और ये मेरी विदाई, कन्यादान और ये सब होगा। तो तब मैंने मेरा खुद का स्टैंड लिया और सबको बोला कि करके नहीं, मैं इस रिचुअल से मेरा माइंडसेट अलाइन नहीं हो पा रहा है और मैं ये नहीं फॉलो करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अपना स्टैंड लो और अपना वॉइस पुट आउट करो तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा मुझे क्या बोल सकते हैं, प्रेशर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंस किया गया मेरे आसपास के लोगों से कि करके क्यों इंडियन रिचुअल से शादी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैंने मेरा स्टैंड होल्ड किया। मुझे जब तक अंदर से नहीं लग रहा था कि करके मैंने वो रिचुअल फॉलो करना चाहिए, मैंने नहीं किया। और मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया। अब तक तो अभी 7 या 8 साल हो गए हैं, आई गेस। 6 साल हो गए कोविड ख़त्म होकर।
तो इतने सालों में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने जो डिसीजन तब लिया था वो गलत था या मैं मेरा डिसीजन रिग्रेट कर रही हूँ। लेकिन जो भी बाकी विमेन हैं जो इस सिचुएशन में हैं या जो अलाना की एज की लड़कियां हैं, वो जब इस पूरे इकोसिस्टम को देखती है जहाँ पर एक लड़की अपने पेरेंट्स को छोड़कर जा रही है और वो रो रही है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से, जब अलाना के पर्सपेक्टिव से ये पूरा सिस्टम देखती हूँ तो कुछ तो गड़बड़ लगती है मुझे कि कुछ तो चेंज होना चाहिए। हमने बचपन से सुना है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। महाभारत में भी यही लिखा है कि हर एक चीज़ चेंज होते रहती है, कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। तो ये जो रिचुअल्स जो इतने सालों पहले इस्टेब्लिश किए गए हैं, उन्हें भी तो चेंज होना चाहिए ना। हम क्यों अभी भी इतने पुराने रिचुअल्स को अब तक फॉलो कर रहे हैं? मैं नहीं बोलती हूँ कि ये एकदम ही आप 360 डिग्री चेंज कर दो, लेकिन इतना ओपन रखो रिचुअल्स को कि करके एक औरत अगर ना चाहे वो रिचुअल फॉलो करना तो उसको इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट ना किया जाए, या सोसाइटी उसको एक बुरी नज़र से ना देखे कि करके ये कैसी लड़की है, इसने तो कोई भी रिचुअल फॉलो नहीं किया। तो उतना ओपन माइंडेड सोसाइटी होना चाहिए मेरे पर्सपेक्टिव में। और बस यही मैं आज नरेट करना चाहती थी। जो भी औरतें मेरा वीडियो देख रही है, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि करके क्या आपकी विदाई हो रही थी, या जब आप आपके पेरेंट्स के घर से आपके हस्बैंड के घर शिफ्ट हुए तब वो पूरा प्रोसेस आपके लिए कैसा था? क्या आपने भी फेस किया कुछ डिफरेंस, या आपको लगा कि कुछ जो आपका मन गवाह नहीं दे रहा है वो आपके साथ हो रहा है? ऐसा कुछ हुआ तो आप प्लीज़ ये वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि अ, बाहर की अपनी वॉइस अगर पुट आउट करने का मौका विमेन को मिल रहा है तो वो क्या सोच रही है उनके अंदर, क्योंकि हमने अब तक सोसाइटी के प्रेशर में अपने पेरेंट्स की एक जो इज़्ज़त होती है सोसाइटी में, उसके लिए हम बहुत बार चुप बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं, मतलब हमारे पेरेंट्स का इतना अच्छा उन्होंने रेपुटेशन बिल्ड किया है, तो हम क्यों अपना वॉइस बाहर उठाकर या सोसाइटी में उठाकर हम क्यों अपने पेरेंट्स की रेपुटेशन ख़राब करें। लेकिन हम एटलीस्ट इंटरनली तो डिस्कस कर सकते हैं, अपने विमेन सर्कल में तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है ये पूरे सोसाइटी में, जो रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसी वीडियोस और स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, एंड thank you so much for watching. That's me, Khushbu, signing off. Bye bye.